गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, तो these are things we have done, so let's ठीक है। तो हमने हमारा फेरिंग्स हमने देख लिया था। वी हैव सीन समथिंग इन टर्म्स ऑफ द फेरिंग्स, लाइवरी ग्लैंड्स और वो सब तो हम लोग देख ही चुके थे कि वहां पे क्या चीज क्या डाइजेस्ट करिए। फेरिंग्स हमने यहाँ पे देख लिया था। एंड इसके तीन पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे फेरिंग्स के अंदर, देन आपका जो खाना जब पास हो रहा होता है तो बेसिकली आपका ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स से पास हो रहा होता है। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट हमने लास्ट क्लास में देखा था। उसके बाद वी हैव सीन कि यू हैव समथिंग नोन एज अ ग्लॉटिस, राइट, व्हिच इज कवर्ड बाय अ एपिग्लॉटिस। सो आपको जो ग्लॉटिस वाला पार्ट होगा बेसिकली इट विल लीड टू योर ट्राइकिया। और ये जो ग्लॉटिस वाला जो आपका रीजन है यहाँ पे, इसके ऊपर एक आपको कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर आपको दिख जाता है यहाँ पे, एंड दैट कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट माय एपिग्लॉटिस। इसका काम ये होता है, इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप खाना खा रहे हो, जब आप खाना कंज्यूम कर रहे हो, तो वो टाइम पे ये आपके ग्लॉटिस को यहाँ पे कवर कर लेगा, सो दैट द फूड डज नॉट एंटर इनसाइड योर ट्राइकिया, या फूड आपके विंड पाइप में आपका नहीं जाता। सो ये आपको याद रखना है, दैट इज गोइंग टू बी योर एपिग्लॉटिस। देन वी हैव सीन यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। ईसोफेगस के बारे में हमने बात किया था, इसका कोई रोल नहीं होता डाइजेशन के अंदर। इसका सिर्फ काम होता है टू प्रोपेल द फूड और टू ट्रांसफर द फूड टुवर्ड्स द स्टमक। सो विल हैव लॉन्ग ट्यूब, अराउंड 25 सेंटीमीटर का यहाँ पे लेंथ होगा, एंड ये आपकी लीड करेगी आपको स्टमक की तरफ। ठीक है, यहाँ पर एक रिदमिक मूवमेंट आपको ईसोफेगस में आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो रिदमिक मूवमेंट की वजह से आपका दिखता है कि आपका फूड काफी इजीली आपका स्टमक तक यहाँ पे आपका पहुंचेगा। सो दैट रिदमिक मूवमेंट इज कॉल्ड एज योर पेरिस्टाल्सिस। सो पेरिस्टाल्सिस के वजह से आपका खाना या आपका जो फूड है वो आपका यहाँ पे स्टमक तक पहुंच रहा है। याद रखिएगा, जब आप स्वेलो कर रहे हैं फूड को, तो उसे हम एक गोल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड दैट गोल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर बोलस। तो बोलस बना रहे हैं हम खाने का, और उसे हम swallow कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। दिस पार्ट इज समथिंग वी कैन इग्नोर राइट नाउ, दिस समथिंग नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया था। एक बार आपका खाना स्टमक में आ गया, देन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका खाना वापस से ईसोफेगस के अंदर ना आए। ठीक है, एक बार खाना आ गया स्टमक के अंदर, देन वापस उसे ईसोफेगस में नहीं आना, और वो काम करने के लिए यू विल हैव सम हेल्प। तो हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे कुछ आपके वाल्व होते हैं, एंड दीज वाल्व आर कॉल्ड एज माय ईसोफेजियल स्पिंटर, राइट। सो इसोफेजियल स्फिंक्टर आर द स्ट्रक्चर्स जो आपका यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपका एक बार खाना पेट में आ गया, देन इट शुडंट गेट बैक इनटू द इसोफेगस। ये जनरली आपका तभी होगा जब आप वॉमिटिंग कर रहे होगे, बट नॉर्मली आपका ये वापस खाना ऊपर नहीं जाएगा। उसी तरीके से व्हाट यू विल फाइंड, यू हैव वन मोर स्फिंक्टर ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर पायलोरिक स्फिंक्टर। एंड दिस पर्टिकुलर पायलोरिक वन जो आपका वाल्व है यहाँ पे, ऐसे हम पायलोरिक वाल्व भी कह सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे है, ये ध्यान रखता है कि आपका खाना स्टमक में रहे कुछ टाइम के लिए। सो वॉट एवर फूड यू हैव इन द स्टमक, इट शुड रिमेन ओवर देयर फॉर सम टाइम। ओके, ताकि उसके ऊपर आप डाइजेशन कर सको, ताकि उसके ऊपर आप एंजाइम्स के थ्रू उसके ऊपर एक्ट कर सको, यू कैन ब्रेक देम डाउन, राइट। एक बार वो चीज हो जाती है सही से, देन आपका स्लोली खाना स्टमक से जाएगा टूवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसे आप धीरे धीरे पुश करोगे टूवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो पायलोरिक स्पिंटर मेरा जो यहाँ पे रहेगा, दैट्स अ सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये काउंट करना, हम ये कितने काउंट करें, ये जो वाल्व है या जो स्पिंटर जो हमारे सामने है, इनका नंबर टोटल कितना होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। यू हैव अ इसोफेजियल स्पिंटर, यू हैव अ पायलोरिक स्पिंटर ओवर हियर, राइट। हमने दो देख लिए फिलहाल, और ये गार्ड करते हैं, दे विल बी सीन बिटवीन योर स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो पायलोरिक स्पिंटर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिखेगा बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। इस जंक्शन पे ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। इसोफेजियल बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्टमक, राइट। हमने देखा था क्या, आपके स्टमक के अंदर कुछ रीजन है, कार्डियक, बॉडी, फंडस एंड पायलोरिक। ये सिर्फ रीजन आपको याद रखने की कौन सा रीजन आपका कहाँ पे आ रहा है, राइट। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स इट। अब इसके बाद हमने बात किया था हमारे कई सारे एंजाइम्स की, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो स्टमक के अंदर आएगा। नाउ वी हैव सीन कि स्टमक के अंदर खाना आने के बाद काफी ज्यादा कंटेंट आपका स्टमक के अंदर आता है, राइट। और वो कंटेंट को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या क्या चीजें आपको दिख जाती है, आपको यहाँ पे दिखेगा आपका HCl एंड कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये आपको दिख जाएगा। पेप्सिनोजन आपको दिख जाता है, प्रोरेनिन आपको दिखता है, देन यू हैव अ म्यूकस। सो ये चार चीजें आपको दिख रही है, दे आर गेटिंग इनटू द स्टमक, राइट।
आपको याद रखना है ये हमेशा कि ये आ कहां से रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक। तो स्टमक की वॉल के अंदर कुछ सेल्स हैं, जैसे कि एक मेरा यहाँ पे सेल है पैराइटल सेल, जो रिलीज करेगा मेरा यहाँ पे HCl और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या किसी को याद है कि कासल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता था? एनीवन रिमेंबर्स कि कासल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता था? Absorption of vitamin B12. बिल्कुल सही, एब्जॉर्प्शन ऑफ योर विटामिन B12। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज समथिंग व्हिच वाज डन बाय माय कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। इसका यही काम है कि आपका विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है, देन वी हैव पेप्सिडोजन, प्रोरेनिन, म्यूकस आपका यहाँ पे आ गया। चीफ सेल जो आपके होते हैं, चीफ सेल्स आर द वन व्हिच आर गोइंग टू रिलीज योर पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड दिस टू थिंग्स। पेप्सिडोजन, प्रोरेनिन आपका करेगा यहाँ पे चीफ सेल आपका रिलीज। म्यूकस आपका आ रहा है गॉबलेट सेल से। अब म्यूकस का रोल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ म्यूकस करता क्या है। म्यूकस का सिक्रेशन आपके पूरे जीआई ट्रैक में आपको काफी जगह पे मिलेगा। आपको म्यूकस स्टमक में भी आता है वो मिलेगा, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वो आता मिलेगा, इवन यू विल फाइंड दैट कमिंग इन द लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल। आपको ये बात समझनी है कि म्यूकस जो यहाँ पे आ रहा है वो कर क्या रहा है। तो म्यूकस आने के यहाँ पे दो रीजन होते हैं। स्टमक की अगर मैं बात करूं तो स्टमक के अंदर म्यूकस इज गोइंग टू कवर द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक, याद रखना। तो स्टमक के अंदर बेसिकली म्यूकस इज गोइंग टू कवर द इंटरनल लाइनिंग। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्टमक की, then please know that. So if I draw like stomach over here, then which looks like a mango right now, but if you draw a stomach over here, then what you get to see कि आपको जो म्यूकस यहाँ पे होगा it is going to cover the internal lining of the stomach wall, ताकि HCl से यहाँ पे डैमेज क्रिएट ना हो। सो इंटरनल लाइनिंग आपके यहाँ पे कवर की जाती है। सो लाइनिंग ऑफ इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज बीन कवर्ड बाय योर म्यूकस। तो ये आपका म्यूकस यहाँ पे करेगा, और ये म्यूकस आ रहा है ऑफ बाय योर गॉबलेट सेल आप पे रिलीज कर रहे हैं। तो ये रोल याद रखना म्यूकस का स्टमक के अंदर कि आपका जो इंटरनल लाइनिंग है उसको वो कवर करेगा, ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द HCl। पीएच आपका यहाँ पे काफी लो हो जाता है, एंड दैट लो पीएच कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द वॉल, और आप वो नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपके वॉल के ऊपर वो इफेक्ट आए। तो इसलिए याद रखना कि आपका जो म्यूकस यहाँ पे रहेगा वो आएगा और उससे पूरी लेयरिंग करेगा, पहले अंदर के साइड पे लेयरिंग करेगा वॉल को, ताकि आपके जो HCl है उसका इफेक्ट वॉल के बॉडी के ऊपर या आपके स्टमक वॉल पे ना हो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब इसके अलावा आप एक और चीज याद रखना कि म्यूकस इवन एसेंशियल है स्मूथ मूवमेंट के लिए आपके खाने की। इस बात को समझो, जब आपका खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और वहां से आपका जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द जीआई ट्रैक इज बीन एंश्योर्ड बाय माय म्यूकस। एक बार फिर इसे बोलूंगा, आपका जो स्मूथ मूवमेंट आपका हो रहा है फूड का आपके पूरे जीआई ट्रैक से, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मूथ मूवमेंट के लिए भी आपको म्यूकस की जरूरत पड़ती है। अगर म्यूकस ना हो आपके बॉडी के अंदर, या आपके गॉबलेट सेल्स अगर काम करना बंद कर दें, देन आपका म्यूकस बनेगा नहीं, और आपकी जो मूवमेंट होगा फूड का वो स्मूथली हो नहीं पाएगा। सो स्मूथ मूवमेंट ऑफ द फूड, आई वुड से स्मूथ मूवमेंट of the passing food is also going to be ensured by my mucus। ये भी आपका यहाँ पे म्यूकस एंश्योर करता है। तो म्यूकस की लाइनिंग ये चीज को भी एंश्योर करती है कि आपका खाना काफी इजीली वहां से पास हो रहा हो, राइट। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग इज गोइंग टू बी गवर्न बाय योर म्यूकस। तो अगर म्यूकस नहीं आ रहा देन आपका फूड इजीली पास नहीं हो सकता। अगर आपका म्यूकस नहीं, अगर आपका फूड इजीली पास नहीं हो रहा, देन देयर इज अ लाइकली चांस कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन में यही बात होती है कि आपका जो स्टूल होता है वो आपका लाइक काफी हार्ड हो जाता है, राइट, एंड इट इज नॉट इजीली पासिंग थ्रू द जीआई ट्रैक। ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो हम अलग से वापस समझेंगे इसे डिसऑर्डर के अंदर। बट याद रखना म्यूकस यहाँ पे क्या कर रहा है। सो म्यूकस के दो रोल यहाँ पे आप देख लो। स्टमक में तो एक बहुत ही वेल डिफाइंड रोल है कि वो इंटरनल लाइनिंग को कवर करेगा सो दैट द स्टमक वॉल डज नॉट गेट डैमेज, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, म्यूकस इवन ध्यान रखता है कि मेरा खाना काफी स्मूथली पास हो फ्रॉम माई जीआई ट्रैक। तो ये दो रोल मैं चाहूंगा कि आप लोग हमेशा याद रखें, ठीक है। आफ्टर दिस, सो नाउ हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे ये सब जो है आपके कंटेंट ये क्या कर रहा है। तो वी हैव सीन कि HCl का काम होता है कि यार वो एक तो माइक्रोबियल ग्रोथ को रिटार्ड करेगा। कोई भी अगर माइक्रोब्स वहां पे आ जाते हैं खाने के साथ तो उनकी हो जाएगी डेथ। उसके साथ साथ HCl मेरा जो पेप्सिनोजन है उसे कन्वर्ट करेगा पेप्सिन के अंदर,
और ये मेरा जो पेप्सिन है ये एक्टिव फॉर्म आ गया, दिस इज द एक्टिव फॉर्म, और ये जाके एक्ट करेगा मेरे प्रोटीन्स के ऊपर एंड विल कन्वर्ट देम इनटू द पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हो कि एक लार्ज प्रोटीन है, उसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, और वो आपका कर रहा है यहाँ पे आपका पेप्सिन। सो प्लीज नो कि यहाँ पे आपका पेप्सिन यहाँ पे क्या कर रहा है। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, राइट। देन वी हैव सीन समथिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोरेनिन। क्या प्रोरेनिन आपके अंदर अभी देखने के लिए मिल जाएगा? नो सर। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता। ये आपको इंडिविजुअल्स, यंग इंडिविजुअल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली यूज किया जाता है फॉर द डाइजेशन ऑफ अ मिल्क प्रोटीन। तो इसको देखते कि ये करेगा क्या। आपका प्रोरेनिन कन्वर्ट हो रहा है रेनिन के अंदर विद द हेल्प ऑफ द HCl, राइट। यहाँ पे इवन एक चीज समझे कि HCl बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर HCl ना हो तो आपका लाइक द प्रोटीन डाइजेशन गेट्स अफेक्टेड ओवर हियर, ठीक है। अब रेनिन ये क्या करेगा ना, रेनिन विल एक्ट ऑन अ मिल्क प्रोटीन नोन एज अ केसिन। केसिन एक आपका मिल्क प्रोटीन है, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर पैराकेसिनेट। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू पैराकेसिनेट, पैरा, or I would say paracasin. It will convert into a paracasin. Just wait a minute. It will convert into a paracasin. अब जब आपका केसिन यहाँ पे पैराकेसिन में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो कन्वर्जन जब आपका यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे आप बेसिकली आपका मिल्क प्रोटीन को आप कन्वर्ट कर रहे हो पैराकेसिन। अब जब ये कन्वर्जन आपका हुआ, तो ये कन्वर्जन आपका किया किसने? दैट इज समथिंग डन बाय योर रेनिन। दैट इज समथिंग डन बाय योर रेनिन। सो ये रेनिन की वजह से आपके यहाँ पे पैराकेसिन आपके यहाँ पे बन जाता है। अब क्या होगा, ये और कन्वर्ट होगा। जो आपका जो पैराकेसिन है यहाँ पे, लेट मी यूज येलो कलर ओनली, आपका जो पैराकेसिन है ये भी स्टमक के अंदर ही है। दिस पैराकेसिन is going to combine with your calcium ions, या आपके calcium ions के साथ combine करेगा and will lead to a formation of my calcium paracasinate. It will lead to a formation of your calcium paracasinate. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि पैराकेसिन विल कंबाइन विद द कैल्शियम आयन टू गिव यू द कैल्शियम पैराकेसिनेट। ये याद रखना, ये आपका इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। तो पहले क्या होता है आपका, और ये करने के लिए इसमें कुछ ज्यादा हो नहीं रहा, इसमें कोई लाइक एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ी। आपका पैराकेसिन कंबाइन करेगा कैल्शियम आयन के साथ एंड रिटर्न इनटू माय कैल्शियम पैराकेसिनेट। तो इतना होने के बाद क्या होता है आपका, कि आपका कैल्शियम पैराकेसिनेट आप यहाँ पे बन गया। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू योर पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स। ये जो आपका होता है ना, इसको अब कन्वर्ट किया जाएगा। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू योर पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स, और ये करने के लिए आपका आगे आएगा पेप्सिन। सो कैल्शियम पैराकेसिनेट is going to convert into, now this will convert into your peptide and peptones में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। जो आप जानते हो, they are nothing but some of the fragments of the protein, right? और ये करने के लिए आपका जो यहाँ पे आगे आ रहा है, that is going to be your pepsin. अब पेप्सिन आके इसके ऊपर एक्ट करेगा। So now this pepsin is going to come. Let me just make a blue bubble. So ये मेरा पेप्सिन यहाँ पे आएगा, और ये अब हेल्प करेगा इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू पेप्टाइड एंड पेप्टोन। तो इतना डायजेशन आपका होता है मिल्क प्रोटीन का आपके स्टमक के अंदर आपके अर्ली डेज में। समथिंग यू विल ओनली फाइंड हैपनिंग आपके 60 से 8 या 9 10 साल के बच्चे के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एडल्ट्स के अंदर ये आपका एंजाइम नहीं आता, सो इट वोंट हैव एनी रोल ओवर देयर। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, जनरली दे वोंट आस्क यू इन डेप्थ कि पैराकेसिनेट कैसे बन रहा है या केसिन कैसे बन रहा है, बट दे विल आस्क यू क्या रेनिन कर क्या रहा है आपका। रेनिन आपका अल्टीमेटली कल क्या तैयार कर, रेनिन इज समथिंग डूइंग द फॉर्मेशन ऑफ माय, और इट इज बेसिकली गोइंग टू ब्रेक डाउन द मिल्क प्रोटीन। आपको ये चीज काफी क्लियरली बोलनी है कि मेरा जो रेनिन है वो मेरे मिल्क प्रोटीन को यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, और अगर उसे आप ध्यान से समझते हो तो वो कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन करता है। सो केसिन विल कन्वर्ट इनटू योर पैराकेसिन, दैट्स वन थिंग। उसके बाद पैराकेसिन आपके कैल्शियम आयंस जो होते हैं स्टमक के अंदर, उससे वो कंबाइन करके बनाएगा calcium paracasinate, and this structure now will convert into your peptide and peptones, and this will happen under the influence of your enzyme pepsin, जो आपका पहले से ही वहां पे खड़ा है और अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या ये वाला स्लाइड आप लोग को यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर हाँ जी, एक बार कोई कह रहा था, बताइए। सर ये
सर ये 10 और 12 ईयर के चाइल्ड में ही देखने को मिलता है। ये 10 ईयर तक के चाइल्ड के अंदर, 10 से 12 ईयर तक के चाइल्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एडल्ट्स के अंदर ये आपका प्रोसेस होने ही नहीं वाला। क्यों नहीं होने वाला? बिकॉज आपका प्रोरेनिन बन ही नहीं रहा, because the prorenin is not getting formed in the adults, right? So that's why you don't find milk protein getting digested. हाँ, तो उस एज ग्रुप के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और या उससे नीचे वाले एज ग्रुप के अंदर मिलेगा आपको, उतने या उससे नीचे वाले एज ग्रुप तक आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद you won't be finding this happening, ठीक है? So that is Yes, something, right? और कोई क्वेश्चन किसी का? और कोई क्वेश्चन या कोई चीज थी जो कोई पूछ रहा था? नहीं, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर यहाँ पे क्या हो रहा है। और एक चीज समझ लो कि यार तुम्हारे HCl बहुत कुछ कर रहा है यहाँ पे। HCl ये सब जो कन्वर्जन आपके जो हो रहे हैं ना, वो HCl की मदद से आपके हो रहे हैं यहाँ पे, राइट? सो दिस व्हाट एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर। सो ये आपने यहाँ पे देख लिया, दिस समथिंग यू हैव अंडरस्टूड। तो मैं कह सकता हूँ, वेट अ मिनट, मैं कह सकता हूँ कि आपने यहाँ पे पेप्सिनोजन का रोल आपने देख लिया, वो डायरेक्टली भी पेप्सिन में कन्वर्ट करके काफी कुछ कर रहा है, राइट? और आपने प्रोरेनिन का रोल भी यहाँ पे आपने देख लिया कि वो बेसिकली रेनिन में कन्वर्ट होकर यहाँ पे आपका मिल्क प्रोटीन आपके यहाँ पे डाइजेस्ट करेगा। अब यहाँ पे एक और एंजाइम है जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं अब उसके बारे में आपको बताऊंगा, एंड दैट एंजाइम इज गोइंग टू बी योर गैस्ट्रिक लाइपेज। एक और आपका यहाँ पे हम एंजाइम के बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम आपका यहाँ पे होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। 2015 के क्वेश्चन में ये आ चुका है, इसलिए मैं इसे मेंशन कर रहा हूँ। आपके इस एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट 2015 के क्वेश्चन में उन्होंने ये टर्म दे दिया था, राइट? सो चीफ सेल्स जो आपके होते हैं, दे आर आल्सो गोइंग टू रिलीज समथिंग नोन एज माय गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज। अब जब भी आपके सामने लाइपेज टर्म आता है ना, आपको बस इतना याद रखना है कि यार ये लिपिड पे काम करेगा या फैट्स पे जाके एक्ट करेगा, बस आपको इतना ही याद रखना है। दैट मैं जब भी लाइपेज आपके सामने टर्म है, याद रखना दिस इज समथिंग व्हिच विल गो एंड एक्ट ऑन द फैट्स। तो गैस्ट्रिक लाइपेज भी आपका जो यहाँ पे होगा, इट विल गो एंड एक्ट ऑन द फैट्स। और आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना रखो कि ये जाके आपके फैट्स को टारगेट करेगा और उन्हें ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो चीफ सेल यहाँ पे काफी कुछ रिलीज कर रहे हैं, द रिलीजिंग द पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो बेटा आपका है ना, वो एक्टिव फॉर्म में ही आपको मिलेगा। ये आपको इनएक्टिव, ऐसा नहीं है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है फिर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं है। ये आपको एक्टिव फॉर्म के अंदर ही दिख जाएगा, ठीक है? सो ये स्लाइड पे जो भी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है एक्सेप्ट गैस्ट्रिन, आई होप वो आपको क्लियर है। गैस्ट्रिन के अलावा यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे बताई गई है, आई होप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, Yes, sir. राइट? Yes, sir. कोई भी चीज लगे कि रिपीट करने वाली हो तो बता दो, क्योंकि ये एनुअल फिजियो है। इसमें इफ देयर इज समथिंग, द थिंग अबाउट एनुअल फिजियो इज ना, you have to understand those things. You can get plenty of conceptual and question which is going to push your critical thinking. So that's why you have to have a thorough understanding of what is happening over there. ठीक है ना? ये सब नाम तो आपको बाद में याद हो जाएंगे, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये कर क्या रहे हैं, that is something you have to understand. Now, after that, so ये आपने यहाँ पे देख लिया. I'll just write over here that my gastric lipase will act on fats. ताकि यहाँ पे रह जाए, you have a gastric lipase which is going to act on the fats, which is going to act on fats. बस इतना ही मेंशन करो मैं यहाँ पे, राइट? नाउ आफ्टर दिस मैं यहाँ पे अब बात करूंगा मेरे गैस्ट्रिन की। अब गैस्ट्रिन के बारे में मैंने आपको बोला था कि गैस्ट्रिन जो स्लाइड पे बैठा हुआ था, गैस्ट्रिन वाज एक्चुअली अ हार्मोन। ये आपका हार्मोन है, ये आपको कोई एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन इज गोइंग टू बी अ हार्मोन। तो ये हार्मोन करता क्या है? ये बेसिकली हार्मोन करेगा क्या, ये आके स्टमक वॉल को जाके बोलेगा। जब भी आप देखो, जब भी आप खाना खाना चालू करते हो ना, सो कुछ चीजें अपने आप बॉडी में चालू हो जाती है। एज सुन एज यू सी अ फूड, सलाइवेशन इनिशिएट्स। जैसे तुम्हें खाना दिखता है, तुम्हें खाने की अगर स्मेल भी आ रही हो ना, कि समझो किचन में पाव भाजी बन रहा है, तुम्हारा सलाइवेशन अपने आप चालू हो जाएगा। योर बॉडी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लाइक एक्सपेक्टिंग अ फूड ओवर देयर, ठीक है? तो उसी तरीके से जब आप खाना खाना चालू करते हो, आपका गैस्ट्रिन आता है, और गैस्ट्रिन आके स्टमक वॉल को बोलता है that start releasing your content. It will prepare the stomach wall to start releasing the content. तो मैं कह सकता हूँ gastrin is going to stimulate release of gastric juice. आपका जो भी गैस्ट्रिक जूस आपका स्टमक में आ रहा होता है, उसको स्टिमुलेट कौन करता है? उसको स्टिमुलेट करता है हमारा गैस्ट्रिन। सो अल्टीमेटली ये कर क्या रहा है ना, अगर मैं इसको एक तरीके से बोलूं, ये जाके सारे सेल्स को जाके बोल रहा है कि ओके, प्रिपेयर फॉर अ पॉसिबल फूड एंड स्टार्ट रिलीजिंग योर कंटेंट इन द स्टमक। तो जैसे आप खाना खाना चालू करते हो, आपका गैस्ट्रिन आके आपके स्टमक वॉल को जाके बोलेगा
कि आप स्टार्ट करो रिलीज करना आपका गैस्ट्रिक जूस. यू विल फाइंड योर गैस्ट्रिक जूस विल गेट रिलीज एंड विल गेट इनटू द स्टमक. और जब मैं टर्म यूज करता हूँ गैस्ट्रिक जूस, इसमें सब कुछ आ रहा है. जब मैं टर्म यूज कर रहा हूँ और इफ यू आर हैपन टू सी दिस टर्म इन अ बुक, प्लीज अंडरस्टैंड एवरीथिंग कम अंडर दिस. That means your pepsinogen, prorenin, gastric lipase, HCl, castle intrinsic factor, everything will come under a single umbrella of my gastric juice. ये सारी की सारी चीजें मेरी आती हैं एक टर्म के नीचे, वो होता है मेरे यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस. ठीक है. सो गैस्ट्रिन जो आपका यहाँ पे होगा, याद रखिएगा हमेशा कि गैस्ट्रिन आपका आके बेसिकली जाके स्टमक वॉल को जाके बोलेगा कि आप रिलीज करिए गैस्ट्रिक जूस, और वो गैस्ट्रिक जूस आएगा और अपना यहाँ पे काम करना चालू करेगा. So, याद रखना ये हार्मोन आपका कर क्या रहा है. यू विल गेट अ रोल, यू विल गेट अ क्वेश्चन कि वो लोग पूछेंगे आपसे क्या ये हार्मोन है, इसका काम क्या होता है. सो प्लीज नो दैट गैस्ट्रिन इज गोइंग टू स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिक जूस. ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. अब एक और मैं चीज आपको बताऊंगा कि अगर आपको एग्जाम में इंस्टेड ऑफ HCl, कई बार वो लोग टर्म यूज करते सकते हैं गैस्ट्रिक एसिड. सो इट्स द सेम थिंग, राइट. कई बार लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ HCl they can use a term like a gastric acid. So वो सेम चीज ही होगा. They are talking about HCl only. ठीक है. सो ये कई बार क्या करता है ना, नीट और एनटीए क्या करता है, वो थोड़ा सा टर्म को ऊपर नीचे कर देता है, एक थोड़ा सा टर्म को अलग कर देता है, एंड देन दे गिव यू द क्वेश्चन. सो इंस्टेड ऑफ HCl अगर वहां पे गैस्ट्रिक एसिड लिखा हुआ हो, देन ऑल्सो यू शुड बी एबल टू डील विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट. सो क्या आपको स्टमक में यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट. इतना ही आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ स्टमक, इन टर्म्स ऑफ डायजेशन. तो अगर मैं इसको नटशेल में देखूं, अगर इसको मैं एक ब्रीफ में अगर देखूं, तो स्टमक में मैं कह सकता हूं, आई कैन से कि मेरा स्टमक में यहाँ पे, आई कैन वेरी क्लियरली से कि मेरा यहाँ पे प्रोटीन डायजेशन यहाँ पे हो रहा है. मेरा प्रोटीन ब्रेक डाउन या प्रोटीन डायजेशन मेरा यहाँ पे होता है, बिल्कुल यहाँ पे होता है, राइट. क्या मेरा स्टार्च का डायजेशन स्टमक में हो रहा है? नो सर. नो सर. बिल्कुल नहीं, राइट. बिल्कुल स्टार्च यहाँ पे डाइजेस्ट मेरा नहीं हो रहा, स्टार्च का कोई यहाँ पे डाइजेशन मेरा यहाँ पे नहीं हो रहा. और हाँ, मेरे पास कुछ एंजाइम है विच इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन द फैट्स. सो आई विल बी फाइंडिंग फैट्स आर ऑल्सो ब्रोकन डाउन, आर ऑल्सो ब्रोकन डाउन, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन, राइट. तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है. दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन द स्टमक. तो ये चीजें आपके यहाँ पे ब्रेक डाउन की जाती हैं स्टमक के अंदर. इसके अलावा आपके यहाँ पे और कुछ भी ब्रेक डाउन यहाँ पे नहीं हो रहा. DNA RNA यहाँ पे ब्रेक डाउन आपका नहीं हो रहा, राइट. ना ही आपका कोई यहाँ पे स्टार्च ब्रेक डाउन आपके यहाँ पे हो रहा है. ठीक है. सो दीस आर द थिंग्स यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. तो अगर आपको इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर होती है, अगर आपको इतनी चीजें यहाँ पे समझ आ रही है, देन लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर. सो ये चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका हूँ. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दैट. कपल ऑफ न्यू थिंग्स. स्टोर फूड फॉर सम टाइम, ये मैं आपको बता चुका हूँ. मिक्सेस द फूड सलाइवा एंड गैस्ट्रिक जूस टू फॉर्म द चाइम. हाँ, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड आपको मिलता है स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर जो आपको पार्शली डाइजेस्टेड फूड, देखो जब स्टमक में खाना आ गया, मिक्सिंग हुआ खाने का, आपने खाने को डाइजेस्ट किया वहां पे, दैट पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड एज योर चाइम, राइट, और काइम, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट एज. सो इट इज गोइंग टू बी योर पार्शली digested food in stomach is going to be called as your chyme. ठीक है. So partial digestion of protein and fats takes place. अब partial इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर थे ना बड़े बड़े, उनको हमने छोटे स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन तो कर दिया, लेकिन उनको फर्दर ब्रेक डाउन करना बाकी है. ठीक है. उनको फर्दर ब्रेक डाउन करना बाकी है, उनको अभी आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. ठीक है. इसलिए हम बोलते हैं partial digestion of protein and fat takes place. कासल इंट्रिंसिक फैक्टर आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, राइट. प्रोरेनिन आपका आ रहा है, पेप्सिन आपके यहाँ पे आ रहा है, गैस्ट्रिक लाइपेस आपका यहाँ पे आ रहा है, हार्मोन भी यहाँ पे एक है, ये भी याद रखना आपको. हाँ, ये स्टेटमेंट आपके लिए नहीं होगी. अल्कोहल, ड्रग्स एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द वॉल ऑफ द स्टमक. ये याद रखना कि स्टमक के अंदर सिर्फ इतना ही एब्जॉर्ब होता है, और कोई चीज यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होती. अल्कोहल, ड्रग्स, सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग्स एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, ये आपका एब्जॉर्ब होगा आपके स्टमक के अंदर. ये चीज याद रखना. अल्कोहल, ड्रग्स एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड. ठीक है. ये आपका एब्जॉर्ब किया जाता है स्टमक के अंदर. ठीक है.
गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुका, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। दीज आर द सेल्स और ये उनके काम यहाँ पे मैंने मेंशन करे हुए आपके लिए, ठीक है। अगर आप वॉल को देखते हो, इफ यू हैपन टू सी द वॉल ऑफ योर स्टमक, तो आपको आपके सारे सेल्स यहाँ पे दिख जाते हैं। आपको आपके यहाँ पे सारे सेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। आपका जो गैस्ट्रिन जो आपका आ रहा है ना, वो आपका आ रहा है जी सेल्स में से, याद रखना। गैस्ट्रिन जो आता है आपका, वो एक सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जी सेल, उसमें से आपका आता है गैस्ट्रिन, ठीक है। उसमें से आपका यहाँ पे आता है गैस्ट्रिन। चीफ सेल्स आपके यहाँ पे है, जो आप जानते हो कि क्या रिलीज करते हैं। पैराइटल सेल भी आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, एंड यू नो व्हाट दे आर गोइंग टू बी डूइंग ओवर हियर, ठीक है। सो दैट इज समथिंग, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जस्ट टू शो यू दैट दीज आर द सेल्स व्हिच आर लोकेटेड इन योर वॉल ऑफ द स्टमक, और ये अपना काम यहाँ पे लाइक कंटेंट आपका यहाँ से आएगा। सो दैट्स द वन थिंग यू हैव टू नो। हाँ जी, अब फटाफट कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें क्लियरेंस मिल जाए कि आपको ये चीजें समझ आ चुकी है। सो इन द स्टमक द गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, आपका गैस्ट्रिक एसिड यहाँ पे कौन से सेल में यहाँ पे सिक्रेट करेंगे, बताइए। आंसर मेरा यहाँ पे दिख रहा है, चैट में आप आंसर कर सकते हो, फटाफट मुझे चैट में आंसर कर सकते हो। विच सेल्स आर गोइंग टू रिलीज द गैस्ट्रिक एसिड, कौन से सेल रिलीज करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन लिखे हो बेटा सबके सब, राइट, ट्रू, बिल्कुल सही है। यस, इट इज गोइंग टू बी माय पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स आर द वन व्हिच आर गोइंग टू रिलीज द गैस्ट्रिक। अगर बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लाइक डायरेक्टली पूछ सकते हो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। हाँ जी बेटा बताइए। So that's a parietal cell. ये देखते हैं। If for some reason, देखो ध्यान से, if for some reason our goblet cells are non-functional, goblet cell आपके हो गए functional करना उन्होंने बंद कर दिया, then this will adversely affect what? अगर मेरे goblet cell काम नहीं कर रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा उसका बॉडी के ऊपर, देखते हैं यहाँ पे। प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन, ये तो हमने कभी सुना नहीं है कि वो करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। सिक्रेशन ऑफ सीबम फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड, अच्छा आप लोगों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। ये भी आपका गलत हो गया, राइट। सेबेशियस ग्लैंड से कोई सिक्रेशन आपका गॉबलेट सेल नहीं कर रहे हैं। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ये तो कहीं से भी सही नहीं है, ये तो मेरा 10th का लड़का भी ये से हटा देगा। स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, हाँ ये अफेक्ट करेगा, बिल्कुल सही, इज गोइंग टू बी राइट आंसर। योर स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन विल गेट अफेक्टेड अगर आपका म्यूकस नहीं आ रहा तो। देखो याद रखना, गॉबलेट सेल आपका रिलीज करता है हमेशा आपका यहाँ पे म्यूकस, ये आपका म्यूकस रिलीज करेगा, और ये म्यूकस अगर आपका नहीं आता ना आपके इंटेस्टाइन के अंदर, जीआई ट्रैक के अंदर, देन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ आपका स्मूथ मूवमेंट आपका नहीं होगा वहां पे, और यही आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा वॉइस नहीं आ रही मेरी, अच्छा क्या आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है, वो ब्रेक ब्रेक होके आ रही है? सर क्लियर आ रही है। हाँ जी, केतकी मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप है ना अपने फोन को लाइक अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे डालो and then bring it back to normal condition. So generally this thing fix the issue. Generally that is what we have seen. एक बार हमने ये ट्राई किया था, एक बार ये हो गया था. So actually one of the student did that. So हो गया था. So कभी ऐसा हो ना कि वॉइस कट रही हो तो put it on airplane mode and then bring it back to a normal condition. So it gets fixed. Usually it works. ठीक है. तो ये आपने यहाँ पे देख लिया. ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 43. If for some reason parietal cells of the gut epithelium become partially non-functional, अगर ये functional नहीं होते, parietal cell अब यहाँ पे बंद हो रहे काम करना। याद करो parietal cell मेरा यहाँ पे क्या बना रहा था, right? HCl and your Castle intrinsic factor, ठीक है, ये काम अभी नहीं कर रहे हैं। So what will happen now? ऑप्शन है आपका यहाँ पे the pancreatic enzyme and specially आपके आंसर आना चालू गए, आप तो बहुत तेज हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। The pancreatic enzyme and especially the trypsin lipase will not work efficiently. पैंक्रियास का यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है, ये स्टमक में आपके सेल लगे हुए, तो पैंक्रियास का इससे कोई रिलेशन है नहीं, तो ये हो गया गलत। The pH of the stomach will fall abruptly, ये तो होगा नहीं ना, अगर वो काम नहीं करे तो नीचे कैसे आएगा स्टमक का pH, बल्कि वो हाई ही रहेगा। स्टमक का pH नीचे ना मतलब 3, 4, 3, 2, 1 होना, वो तो होगा ही नहीं, ये काम ही नहीं कर रहे तो ये भी हो गया गलत, राइट। स्ट्रिप्सिन विल बी मोर इफेक्टिव, दैट इज योर लाइपेज, ये लाइपेज की बात कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, लाइपेज कैसे इफेक्टिव होगा, ये आ नहीं रहा तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय अ पेप्सिन इनटू प्रोटियोज, ये स्टेटमेंट आपका होता है सही। अगर आपका HCl आ नहीं रहा, सुनिए इस बात को, अगर आपका HCl आ ही नहीं रहा, देन आपके जो एंजाइम्स है वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे आपके एक्टिव फॉर्म के अंदर, आपके जो एंजाइम्स है वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे आपके एक्टिव फॉर्म के अंदर, लाइक योर
पेप्सिनोजन आपका कन्वर्ट नहीं हो पाएगा इनटू पेप्सिन, आपका प्रोरेनिन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा इनटू रेनिन, सो ऑब्वियसली मेरा प्रोटीन डाइजेशन यहाँ पे होगा अफेक्टेड. सो दैट इज व्हाट दे हैव रिटन, प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय द पेप्सिन इनटू प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स. तो ये आपका होता है सही आंसर. क्या आपको क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. Please remember this thing, right? So this is what is happening. ठीक है, FDD. All right, ठीक है, okay. हाँ जी. In the mammalian, milk is digested by the action of which protein? ये तो बड़ा सिंपल है, जल्दी करो. हाँ जी, इसका आंसर आपका आएगा ए. रेनिन यहाँ होता है बेटा आपका यहाँ पे, बिल्कुल सही, जो आपका मिल्क प्रोटीन को यहाँ पे आपका डाइजेस्ट करता है, राइट? मिल्क में जो आपको प्रोटीन मिलेगा वो आपका डाइजेस्ट करेगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. हाँ जी, ये वाला ध्यान से देखेंगे हम लोग ये क्वेश्चन को. कुछ लिखा हुआ इन लोगों ने इसके अंदर. अ पर्सन हु इज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो, आलू खा रहे हो आप, हिज फूड कंटेन्स व्हाट? आलू के अंदर क्या मिलता है आपको? कैसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग. क्या मिलता है आलू के अंदर? प्रोटीन मिलता है आलू के अंदर या नहीं मिलता? No, नहीं, sir. प्रोटीन नहीं मिलता. तो क्या मिलता है? Starch. मिलेगा फूड के अंदर. तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन यहाँ पे देख लो. सेल्यूलोज विच इज डाइजेस्टेड सेल्यूलोज, ये कुछ नहीं मिलता टोमेटो के अंदर, पोटैटो के अंदर. स्टार्च विच इज डाइजेस्टेड, ये सही लग रहा है और ये सही आंसर है. लैक्टोज भी नहीं मिलता. लैक्टोज इज समथिंग यू गेट फ्रॉम अ मिल्क. लैक्टोज आपको मिल्क के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है. इसमें नहीं मिलेगा आपको, सो ये भी गलत हो जाएगा आपके यहाँ पे. डीएनए विच कैन बी डाइजेस्टेड बाय पैंक्रेटिक डीएनएस, ये भी गलत है. पोटैटो में आपको डीएनए नहीं मिलेगा. सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर. ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, जो बहुत ही सिंपल था यहाँ पे, ठीक है. नाउ ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना और करना है. इफ वी टेक द फूड रिच इन लाइम जूस, देखो आपने कुछ खाना लिया जिसके अंदर आपने फूड लिया इसमें जिसमें बहुत ज्यादा लाइम जूस था, समझ लो आपने नींबू पानी पी लिया, ठीक है. देन व्हाट विल हैपन? अब टाइलिन इज अनदर नेम फॉर माय सलाइवरी अमाइलेज. हाँ, टाइलिन इज द अनदर नेम फॉर योर सलाइवरी अमाइलेज. ये सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम है, तो आप पहले ये जान लो. टाइलिन इज द अनदर नेम फॉर योर सलाइवरी अमाइलेज. तो अगर आपने नींबू पानी पी लिया, अगर आपके मुंह में अगर नींबू पानी आ जाता है, देन उससे क्या इफेक्ट होगा आपके स्टार्च के डाइजेशन के ऊपर? सो आप रोटी भी खा रहे हो, उसके साथ आप नींबू पानी भी पी रहे हो, राइट? सो दैट इज अ कॉम्बिनेशन. सो व्हाट विल हैपन ना, लाइम जूस विल बी एसिडिक. लाइम जूस जो आपका रहेगा ये आपका रहेगा एसिडिक. दिस इज गोइंग टू बी योर एसिडिक. अगर आप एसिडिक कंटेंट अगर आप पी रहे हो, देन उससे होता क्या है कि आपका पीएच और नीचे जाएगा. आपका जो पीएच होगा वो आपका नीचे जाएगा. तो नॉर्मली आपको ये बताओ मुझे कि नॉर्मली माउथ के अंदर आपको कितना पीएच चाहिए? माउथ के अंदर 6.4. बहुत बढ़िया. यस, 6.4 pH you need to have. 6.4 is the pH you need to have in your mouth. लेकिन अगर आप यहाँ पे एसिडिक खाना अगर आप खा रहे हो या अगर आप लाइम जूस अगर आप पी रहे हो तो ये नीचे जाएगा. दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा. अज्यूम कर लो कि आपका 3 हो गया है यहाँ पे, राइट? अब ऐसी कंडीशन में आपका सलाइवरी अमाइलेज, जिसको यहाँ पे हम टाइलिन भी बोलते हैं, वो काम नहीं करेगा सही से. अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपने पीएच यहाँ पे चेंज कर दिया है अपने बकल कैविटी का, तो इसलिए मेरा जो टाइलिन है यहाँ पे वो सही से काम नहीं करेगा. और अगर मेरा टाइलिन यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा है, देन आई कैन से माय ऑप्शन बी बिकम्स अ राइट आंसर. एक्शन ऑफ टाइलिन ऑन द स्टार्च विल गेट रिड्यूस्ड. ये आपका इसका जो एक्शन होगा वहां पे कम हो जाएगा, बिकॉज आपको पीएच मेंटेन रखना है और आप वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप रोटी के साथ साथ लाइम जूस भी आप पी रहे हो, ठीक है. So that is something you have to understand. So इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे भी आएगा. देखो एक चीज याद रखना, ये लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये लोग ये स्टमक, सी द रीजन वी अंडरस्टैंड दोस थिंग्स स्लोली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन क्या कर रहा है और कौन नहीं होगा तो क्या होगा, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें से. You get to find this kind of questions. So I hope you are able to understand this question as well. यहाँ पे क्या हो रहा है and why you need to maintain the right pH, because you have to ensure that कि आपका एंजाइम सही से काम करे. अगर ये pH नहीं है देन आपका एंजाइम वहां पे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है. So seems like फिलहाल it seems like with the kind of answering you are doing right now, it seems सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है. Alright. So यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, फटाफट आंसर करते हैं इसे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है. सो डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स आपके कौन से होते हैं? कोई मुझे चैट में आंसर करना चाहेगा? डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स कौन से होते हैं आपके यहाँ पे? इट स्टार्ट्स विद ओ. ओडोंटोब्लास्ट बेटा, ओडोंटोब्लास्ट आर योर डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स. ओडोंटोब्लास्ट, राइट. रुना एग्जाम में डेंटाइन फॉर्मिंग. हाँ,
रोल ऑफ कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये तो अनम्यूट करके बोल दो, ऐसे ही बोल दो। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 विटामिन। वेरी ट्रू। हाँ जी, सिक्रीशन मेड बाय चीफ सेल्स, चीफ सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिलीज पेप्सिनोजन And prorenin. प्रोरेनिन। और एक और चीज मैं बोल सकता हूँ, वो क्या होगी एक और चीज? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है जी, ठीक है, राइट, बढ़िया, ट्रू। देन रोल ऑफ सेरोटोनिन, ये अभी हम बाद में रखते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, और एल्स या एपेंडिस को साइड में रखो। लेंथ ऑफ एसोफेगस 25 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। रोल ऑफ पायलोरिक स्फिंक्टर क्या होगा? Point between stomach and small Stomach intestine. and small हाँ जी, राइट, इट्स अ valve between your stomach and small intestine. I'll just write SI over here. और इसका रोल क्या होता है कि ध्यान रखता है, इट वोंट अलाउ द फूड टू गेट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्टली, लाइक स्लोली वो उसे आगे जाने देता है एज पर द रिक्वायरमेंट। रोल ऑफ HCl ये आप जानते हो, तो इसे करने की जरूरत नहीं, यू नो माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट आपका रहेगा, एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रोल्स यू हैव टू नो। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ योर एंजाइम्स एंड योर एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट इज समथिंग डन बाय HCl। ठीक है, तो ये तो सीम्स लाइक एवरीथिंग इज गुड टू गो, ये भी हम देख चुके हैं, हमेशा पहले ही देख चुके हैं, सो दीज आर द थिंग्स यू नो। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब एक चीज समझो आप, हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। आपकी एनसीईआरटी क्या कर रही है कि आपको पहले बता रही है कि पहले फेरिंग्स होता है, एसोफेगस होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, पहले आपको एनसीईआरटी ये बताएगा। उसके बाद एनसीईआरटी क्या करेगा, फिर आपको बताएगा कि अच्छा माउथ में क्या डाइजेशन होता है, स्टमक में क्या होता है, वो सेपरेटली वो आपको बता रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और जैसे जैसे हमारा खाना आगे बढ़ रहा है, हम हर एक चीज को समझ रहे हैं। सो व्हेन वी गेट इनटू अ स्टमक, we understand the structure of stomach, we also understand your what are the events happening in the stomach। ठीक है, और वैसे ही हम लोग यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टमक हमने यहाँ पे हम देख लिया। अब आप चाहते हो कि आपका जो खाना होगा वो स्टमक से अब जाएगा इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। सो फ्रॉम योर स्टमक now the food is going to enter inside your small intestine। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए जाने के पहले याद रखना, हमें कुछ एसेसरी ऑर्गन्स को यहाँ पे समझना है। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन्स हैं जिनको हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो हमारे पास है यहाँ पे, वो होगा हमारे यहाँ पे लिवर। तो अभी हम क्या करेंगे ना, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लिवर का क्या काम होता है, राइट, लिवर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, राइट, एंड देन विल सी कि इंटेस्टाइन में आपको यहाँ पे क्या हो रहा है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लिवर, we'll try to understand something like your gallbladder and pancreas as well। अब इनको समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये तीनों लोग अपना कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेंगे। स्टमक में जो होना था वो हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ भी आपका आएगा वो आएगा आपका लिवर के थ्रू, गॉल ब्लैडर के थ्रू और आपके पैंक्रियास के थ्रू। तो पहले हम इन तीन एसेसरी ऑर्गन्स को आराम से समझ लेंगे। एक चीज याद रखना, अगर आप लिवर को बड़े सही से अगर आप समझ लेते हो तो सिर्फ ये चैप्टर नहीं, आगे के चैप्टर भी समझने में आपको काफी आसानी होती है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द लिवर राइट नाउ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट योर लिवर इज गोइंग टू डू ओवर हियर, राइट, एंड क्या क्या ये रोल यहाँ पे प्ले करेगा, राइट। सो लेट्स सी द पिक्चर ऑफ लिवर एंड देन विल डू दैट। सो ये दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव डन, जो हम पहले कर चुके हैं, वही सारी यहाँ पे चीजें जिसको हम बाद में देख सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पिक्चर ऑफ लिवर राइट नाउ। तो अगर आप कभी लिवर को देखते हो ना, ऑब्जर्व करते हो, राइट, तो लिवर के नीचे आपका गॉल ब्लैडर होता है। ये जो ग्रीन कलर का जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है ना, ये आपका गॉल ब्लैडर है। तो अगर तुम्हें ह्यूमन बॉडी में गॉल ब्लैडर को देखना हो तो तुम्हें लिवर को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, राइट, और नीचे वहां पे छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा और आपका वो होगा यहाँ पे गॉल ब्लैडर। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो लिवर को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक के आपका यहाँ पे राइट लोब और एक आपका यहाँ पे लेफ्ट लोब। सो दैट इज टू डिवीजन यू कैन गेट टू सी इन द लिवर। ठीक है, फिर उसी के पास में नीचे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पैंक्रियास भी दिख जाएगा। पैंक्रियास भी आपको यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है। तो इन तीनों को हमें यहाँ पे समझना है, आराम से समझना है। ठीक है, सो लिवर की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ ट्रेट्स देखते हैं पहले उसके। इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये वेट करता है अराउंड 1.5 kg, इसका काफी हैवी होता है। इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, दो लोब में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट। ये भी अंडरस्टैंडेबल है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड, राइट एंड लेफ्ट लोब, राइट।
इंटरनली फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज गोइंग टू बी हेपेटिक लोब्यूल्स, राइट। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ठीक है। अगर तुम लिवर को इंटरनली स्टडी करते हो ना, इफ अगर आप तुम लिवर को ओपन करके अगर आप देखते हो इंटरनली, इफ यू हैपन टू सी लिवर इंटरनली, देन आपको क्या दिखेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ hepatic lobules. तो याद रखना, जो फंक्शनल यूनिट आपका होता है लिवर के, वो होते हैं आपके हेपेटिक लोब्यूल्स। अब ऐसा सोचो, ऐसा इमेजिन करो कि मैं तुम्हें एक लिवर का टिश्यू तुम्हें देता हूं निकाल के, रैट का, राइट, और तुम उसे स्टडी कर रहे हो, तो तुम्हें दिखता है पहले क्या? तुम्हें दिखता है उसके अंदर कि अरे उसमें तो कई सारे हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, और इन हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर आपको लिवर सेल्स मिलते हैं इनके अंदर। सो इनसाइड देम, आई वुड से इनसाइड देम यू विल फाइंड द लिवर सेल्स, और उन लिवर सेल्स को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे हिपैटोसाइट्स, राइट। उनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे हमारा हिपैटोसाइट्स। तो ये टर्म आपको याद रखना है, हिपैटोसाइट्स मतलब आपके लिवर सेल्स। कोई भी कहीं पे भी अगर आपको पूछ ले कभी भी रोड पे कि क्या होते हैं हिपैटोसाइट्स, तो आप बोलेंगे दे आर माय लिवर सेल्स। वेयर डू यू फाइंड देम? यू फाइंड देम विद इन द हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर आपको ये मिलेंगे, ठीक है। सो लिवर सेल्स आर गोइंग टू बी योर हिपैटोसाइट्स। तो इतना पहले आपको यहाँ पे समझना है कि हेपेटिक लोब्यूल्स उसके अंदर कई सारे होंगे, राइट, और लोब्यूल्स के अंदर आपको ये यहाँ पे बहुत सारे हिपैटोसाइट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, आपके ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स है ना, इनके ऊपर एक कवरिंग होगी, इनके ऊपर एक शीट की कवरिंग होगी, जिसे हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा एज अ ग्लिसन्स कैप्सूल। अब बात यह है कि जब ये टर्म यूज किए जाते हैं ना, आपको कुछ मालूम रहे ना रहे, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि ये टर्म आपने कहां पढ़ा था। तो ग्लिसन्स कैप्सूल जब आपके सामने ये टर्म आता है, याद रखना दैट इज द कवरिंग ऑफ द हेपेटिक लोब्यूल्स, मतलब ये लिवर के अंदर मुझे देखने के लिए मिलता था। So something which has been mentioned over here, right? So internally, functional unit of the liver is going to be your hepatic lobules, right? Hepatic cells are seen within the lobules. Okay, they are my hepatocyte, and each lobule is covered by a thin connective tissue called as your Gilson's capsule, right? So Gilson's capsule is the structure जो आपके lobules को cover करता है। अब मैं चाहता ही हूं आपसे कि आप बस इतना याद रखो कि जब भी आपके सामने ग्लिसन्स कैप्सूल आपके सामने एक टर्म आए, ग्लिसन्स कैप्सूल आपके सामने एक टर्म आए, देन याद रखना ये टर्म आपने पढ़ा था लिवर के अंदर। पहली चीज, पहले तो ये दिमाग में आया कि ये टर्म मैंने देखा था लिवर के अंदर, और इसका काम था इट वाज अ कवरिंग ओवर द हेपेटिक लोब्यूल्स। मेरे जितने भी वहां पे लोब्यूल्स थे उनके ऊपर एक थिन कवरिंग थी, और वो थिन कवरिंग को हम बोलते हैं यहाँ पे ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. अगर लग रहा है कि रिपीट कर तो रिपीट कर दो, मैं वैसे भी रिपीट कर ही रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, इंटरनली आपको हेपेटिक लोब्यूल्स मिलेंगे, उसके अंदर आपको आपके लिवर सेल्स जिनको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे हेपेटोसाइट्स, ठीक है। और जो हेपेटिक लोब्यूल्स आपके यहाँ पे, इसके ऊपर आपको एक थिन कवरिंग मिल जाती है, एंड द थिन कवरिंग इज कॉल्ड एज गिल्सन्स कैप्सूल। सो दिस विल बी अ थिन कवरिंग ओवर योर हेपेटिक लोब्यूल्स। ये आपकी रहेगी एक थिन कवरिंग ओवर द हेपेटिक लोब्यूल्स। So this term has to be related. तो कभी अगर मैच द फॉलोइंग में अगर ये टर्म दिख जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार ये कहाँ पे लगेगा, ये टर्म मुझे मिल रहा था लिवर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये टर्म याद रखना जरूरी है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टर्म सुन के लगेगा ये टर्म मैं पहली बार सुन रहा हूँ, दैट्स व्हाई। देन यू हैव कूफर सेल्स। कूफर सेल्स आर द सेल्स आपको ये लिवर में मिलेंगे, और इनका काम होता है सिमिलर टू अ मैक्रोफेजेस। इनका काम होता है सिमिलर टू अ मैक्रोफेजेस। सो मैं आपको बताता हूं, जो आपके कूफर सेल्स जो आपके रहेंगे यहाँ पे, दे आर इक्वल टू, आई वुड से इक्वल टू योर मैक्रोफेजेस। किसी को याद है कि मैक्रोफेजेस क्या क्या करते थे? एनीवन रिमेंबर्स कि मैक्रोफेज आपके करते क्या थे? किसी को याद है हमने मैक्रोफेज के बारे में बात किया था? वी हैव डिस्कस मैक्रोफेजेस इन योर सेल वाले चैप्टर के अंदर। हम बात करते थे कि कुछ सेल्स होते हैं जो जाके एनगल्फ कर लेते हैं किसी पैथोजन को। याद करो बेटा, याद करो। यू हैव सम सेल्स जो ऐसे चल चल के आते हैं, सम इम्यून सेल्स। हमने बात किया था कि मैक्रोफेज होते हैं आपके कुछ इम्यून सेल्स जो जाके आपके कोई भी अगर
बाहर कोई अगर पैथोजन हो या कोई फॉरेन बॉडी हो उसको जाके वो लोग खा जाते हैं। वही काम आपका कूफर सेल भी करेगा, राइट। ऑब्वियसली पैथोजन को खाएगा नहीं, बट अगर कोई डेड सेल दिख रहा है ना लिवर के आसपास, देन उसको वो एनगल्फ कर लेगा। सो कूफर सेल्स आर गोइंग टू बी वेरी मच सिमिलर टू मैक्रोफेजेस। इतना तुम याद रखो, इनका काम सिमिलर होता है, मैक्रोफेजेस जैसा इनका काम होता है, बट ये आपको सिर्फ लिवर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे और कहीं नहीं। तो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द लिवर, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, अब हमने समझना है इसके अंदर क्या लिवर आपका क्या क्या काम कर रहा है, राइट। विल अंडरस्टैंड कि लिवर आपका क्या क्या काम यहाँ पे करेगा। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ द लिवर, कुछ चीजें हम जो सिंपल चीजें वो हम पहले यहाँ पे हम आराम से समझ लेते हैं। पहली चीज, लीवर ऐसा क्या बना रहा है जो डायरेक्शन में आपको हेल्प कर रहा है। पहले हम ये देखते हैं कि लीवर क्या बना रहा है जो डायरेक्शन में आपको अल्टीमेटली हेल्प करता है। तो याद रखना आप यहाँ पे, लीवर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। आपका जो बाइल जूस होगा वो आपका लीवर बनाएगा, याद रखना, बनाएगा लीवर। वो आपका वो स्टोरेज आप करते हो कहीं और, बट वो बनाता आपका लीवर है। सो बाइल जूस फॉर्मेशन इज समथिंग डन बाय द लिवर। सो लिवर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ योर बाइल जूस। अब ये जो आपका बाइल जूस बना, ये आप स्टोर करोगे इन योर गॉल ब्लैडर। ये आपको याद रखना है, बाइल जूस विल बी स्टोर्ड, बनेगा लिवर के अंदर बट इट विल स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। सो बाइल जूस will be stored in your gallbladder. This will be stored in your gallbladder. ये माइन्यूट डिटेल्स आपको याद रखनी है। कई बार ये क्वेश्चन में कई बार होता क्या है ना, नीट के एग्जाम के टाइम पे आपको दिखता है बाइल जूस, आप टिक कर देते हो गॉल ब्लैडर के ऊपर, वो ऐसा नहीं है। गॉल ब्लैडर में सिर्फ आप रखते हो बना के। गॉल ब्लैडर इज लाइक अ थैली जिसके अंदर लीवर अपना कंटेंट बना के उसके अंदर रख रहा है बस, ठीक है। हाँ, जब बाइल जूस आ रहा है वो आ रहा है गॉल ब्लैडर में से। जब आपका बाइल जूस आता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, वो आपका आ रहा है आपके लीवर में से ही, ठीक है। लेकिन सॉरी, वो आ रहा है आपके गॉल ब्लैडर में से ही, लेकिन आपका बन रहा है आपका लीवर के अंदर। इतना आपको याद रखना है। सो बाइल जूस इज समथिंग व्हिच इज फॉर्म्ड इन द लिवर बट इट इज बीन स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये आपका रखा जाएगा बना के आपके गॉल ब्लैडर के अंदर। कहीं पे भी लगे ना कि चीजें रिपीट करनी है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। कहीं पे भी लगे कि सर रिपीट करना है, देन इंटरप्ट करके बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। सो बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आता, एट टाइम्स होता ही है कि मैं थोड़ा फास्ट चले जाता हूँ, सो इसलिए बता दिया करो, तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। सो यू हैव अ ब्लैडर एंड वहां पे आप इसे स्टोर करोगे। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। अब आपको याद एक और चीज यहाँ पे रखनी है कि ब्लैडर में जब आप ये चीज स्टोर कर रहे हो, बाइल जूस है, ये बाइल जूस के अंदर होता क्या है। सो विल ट्राई टू सी दैट एज वेल। विल ट्राई टू सी क्या क्या बाइल जूस में आपको क्या क्या देखने को आपको मिल जाएगा। सो गॉल ब्लैडर में आपका हो गया बाइल जूस स्टोर्ड, अ pear shaped sac like structure, it stores the bile secreted by the liver। और बाइल जूस में आपको दो चीजें मिलती है, एक होता है आपका बाइल सॉल्ट और एक होता है आपका यहाँ पे बाइल पिगमेंट। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। These are two things you'll get to see in the bile juice, bile salt and bile pigment। अब इन दोनों में से भी जिसका एक एसेंशियल काम होता है वो मेरा होता है बाइल सॉल्ट, राइट। बाइल पिगमेंट का इवेंचुअली कोई ज्यादा रोल नहीं होता, अगर देखा जाए तो बाइल पिगमेंट का कोई रोल नहीं होता। ये बेसिकली ऐसी चीज है जिसको आपको बॉडी के बाहर फेंकना होता है। ऐसा समझ लो कि बाइल पिगमेंट्स को आपको बॉडी के बाहर निकालना है, इसलिए उसे बाइल जूस में डाल के आप रख देते हो, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ आपका जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, और जो भी इंटेस्टाइन में जा रहा है वो अल्टीमेटली बाहर ही निकलेगा बाद में, राइट। इट विल अल्टीमेटली कम आउट ऑफ द बॉडी। सो बाइल जूस जो आपका, बाइल सॉल्ट जो आपके यहाँ पे होंगे, यहाँ पे इनके कुछ नाम होते हैं। तो यू हैव अ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ये तीन नाम होते हैं बाइल सॉल्ट्स के, राइट। तो याद रखना, पहले तो आप याद रखो, इतना सिंपली याद रखो कि आपका बाइल जूस में दो चीजें मिल रही है, बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट विल हैव सम वर्क, दे आर एसेंशियल। बाइल पिगमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर डाइजेशन। और बाइल सॉल्ट में तीन आप नाम यहाँ पे याद रखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। तो ये तीन नाम आपके आ जाते हैं बाइल सॉल्ट्स के अंदर, ठीक है। बाइल पिगमेंट में आपके दो नाम यहाँ पे आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। तो ये नाम अगर दिखने रहे याद रखना, दे आर गोइंग टू बी योर बिलिरुबिन एंड योर बिलिवर्डिन।
stool. These are the two terms you have to remember in terms of your bile pigments. अब इतना पहले समझो, then I'll add more things into this, right? Because you will get to know number of things about the liver and the gallbladder, right? यहाँ पे काफी चीजें यहाँ पे हो रही होती हैं. So first of all, पहले आप इतना इसे याद रखने, understand this much amount of thing, and then we'll slowly add more things into this, right? So bladder में आपको दो चीजें याद रखनी है, salts and pigments. Salts कौन से हैं वो आपके यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, और pigment आपके यहाँ पे 2 है. इन दोनों में से ज्यादा एसेंशियल कौन है आपका हमेशा? इट्स गोइंग टू बी बाइल सॉल्ट्स. बाइल पिगमेंट तो वैसे ही आपकी बॉडी के बाहर निकालना है. मैं कह सकता हूं कि आपको जो बाइल पिगमेंट होता है ना, उसके वजह से ही आपकी जो फीसिस होती है उसका कलर होता है येलो और ऑरेंज, राइट? सो आपका जो बाइल पिगमेंट जो आपके यहाँ पे होते हैं उसकी वजह से जो आपका स्टूल होता है, दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट इट गिव्स कलरेशन टू द स्टूल. इट गिव्स कलरेशन टू द stool or feces. I hope दोनों terms आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं, right? So your stool and a feces will get the coloration, right? Because of your bile pigments, right? इनके वजह से आपका वो जो coloration आपको मिलता है वो उसके वजह से आपको मिलता है, ठीक है? All right. So I can surely say liver यहाँ पे बड़ा important role play कर रहा है in formation of bile juice. याद रखना, ये वापस पहले भी आपको बता दूंगा मैं यहाँ पे कि लीवर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, ठीक है? जो स्टोर किया जाएगा ब्लैडर के अंदर, और बाइल जूस में क्या क्या होगा वो आपको याद रखना है, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स. तो क्या ये दो स्लाइड्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस? हाँ जी, अगर मुझे नो था तो मुझे शायद सुनाई नहीं दिया, तो वापस बोल देना अगर नो है तो, ठीक है? सो ये इतना पहले आपको याद रखना है कि यार इतना यहाँ पे हो रहा है. तो अभी हमने क्या देखा ना, हमने देख लिया कि यार इसके अंदर क्या है. हमने बस अभी फिलहाल ये देख लिया कि मेरा जो यहाँ पे जो मेरा गॉल ब्लैडर है, इसमें क्या क्या चीजें रखी हुई है ये मैंने यहाँ पे देख ली. दैट इज वन थिंग आई हैव जस्ट सीन राइट नाउ, ठीक है? नाउ व्हाट आई विल डू नाउ, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो कंटेंट ये सब है ना यहाँ पे, लीवर का कंटेंट, ब्लैडर का कंटेंट, और ये पैंक्रियास का भी कंटेंट, ये भी तो है आपके पास. इन सबका कंटेंट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचता है? ये सारा कंटेंट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचता है, पहले हम इसको भी देख लेते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनका पाथवे देख लेंगे. We haven't understood pancreas, we haven't understood liver completely, but पहले ये देख लेते हैं कि जो कंटेंट यहाँ पे आपका है, ये कंटेंट आपका कैसे ट्रैवल करके आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा. जो भी कंटेंट होगा ये आपका आएगा कैसे इसके अंदर. सो विल ट्राई टू सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो इस पिक्चर के अंदर कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी, तो मैं वो चीजों को हाईलाइट करूंगा. अगर आप लीवर को यहाँ पे देखोगे तो लीवर में से ये कुछ पाइपलाइंस जो आपकी यहाँ पे आ रही है, यू कॉल देम एज अ हेपेटिक डक्ट. You call them as a hepatic duct. So let's try to make them over here. So आपके यहाँ पे liver है, right? आपके यहाँ पे liver है, और liver में से आपका यहाँ पे आ रहा है आपका hepatic duct. So we'll find a content which is coming out, or the pipeline which is coming out from the liver is going to be called as my hepatic duct. अब उन्होंने वहां पे उसे डिवाइड किया राइट हेपेटिक डक्ट के अंदर और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के अंदर. आप एक सिंगल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आपको एक सिंगल टर्म याद रखना है, यू हैव अ हेपेटिक डक्ट. समझो पास में ही आपका ब्लैडर भी है, यहाँ पे कहीं पे आपका यहाँ पे ब्लैडर भी बैठा हुआ है, राइट? समथिंग विच डजंट लुक लाइक अ ब्लैडर, मोर लाइक अ राजमा, बट यहाँ पे आपका ब्लैडर बैठा हुआ है. ब्लैडर में से जो आपका कंटेंट निकलेगा वो निकलेगा थ्रू अ पाइपलाइन, एंड दैट पाइपलाइन इज कॉल्ड एज माय सिस्टिक डक्ट. ये जो मेरा जो डक्ट है यहाँ पे, ये है मेरा यहाँ पे सिस्टिक डक्ट, याद रखना. सो ये है आपका गॉल ब्लैडर, दिस इज गोइंग टू बी गॉल ब्लैडर, और यहाँ से जो कंटेंट निकलता है तो ये जिस चैनल से निकल रहा होता है, दैट चैनल इज कॉल्ड एज माय सिस्टिक डक्ट. सो दैट इज गोइंग टू बी गॉल ब्लैडर. वो पाइपलाइन टर्म में इसलिए यूज करता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. इट्स नॉट अ टर्म व्हिच हैज टू बी यूज्ड in the field of medicine, but वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यूज करता हूँ. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो यू हैव अ सिस्टिक डक्ट ओवर हियर. अब होगा क्या यहाँ पे, सिस्टिक डक्ट कंप्लीट आपका आएगा आगे, एंड इट विल कंबाइन विद द हेपेटिक डक्ट. ये आपके हेपेटिक डक्ट के साथ यहाँ पे कंबाइन करेगा. सो हेपेटिक डक्ट भी आपका यहाँ पे आगे आएगा, सिस्टिक डक्ट भी आपका यहाँ पे आएगा, और ये दोनों यहाँ पे आपके कंबाइन करेंगे. अरे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, दे आर बेसिकली गोइंग टू कंबाइन ओवर हियर. अब जब ये कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म अ कॉमन स्ट्रक्चर. समझे, यहाँ पे कंबाइन कर लिया इन लोगों ने, एंड दे फॉर्म अ कॉमन डक्ट नाउ, एंड दैट इज नोन एज माय कॉमन बाइल डक्ट. ये जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो यहाँ पे बनेगा ना मेरा, इसको मैं बोलूंगा मेरा यहाँ पे कॉमन बाइल
डक्ट। अब ये सारी चीजें मैं आपको इतने स्लोली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ऑल दोस डक्ट्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दोस थिंग्स। तो गॉल ब्लैडर में से जब आपका कंटेंट आप भेजते हो तो यू आर सेंडिंग इट थ्रू द सिस्टिक डक्ट। लीवर में से जो भी आपका आ रहा है इट इज कमिंग बाय द हेपेटिक डक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये जब दोनों डक्ट आपके कंबाइन होते हैं दे कैन मेक अ सिंगल डक्ट ओवर हियर, कॉमन डक्ट, और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा कॉमन बाइल डक्ट। यू कॉल इट एज अ कॉमन बाइल डक्ट ओवर हियर। तो क्या आपको यहां तक ये चीजें समझ आ रही है? Yes, sir. sir. पिक्चर दिखाना चाहूंगा Yes, आपको sir. ताकि आपको थोड़ा और ये सही से थोड़ा यहाँ पे दिखे आपको। तो पिक्चर को अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे हिपेटिक डक्ट तो आपको यहाँ दिख रहा है, देखो इन्होंने राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया हुआ है, तुम इतना डिवाइड नहीं करना। हिपेटिक डक्ट आपका यहाँ पे आ गया, सिस्टिक डक्ट आपको पता चला है, देखो ये आपका गॉल ब्लैडर है यहाँ पे ग्रीन वाला, और यहाँ पे आपका दिख रहा है आपको सिस्टिक डक्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये दोनों यहाँ पे कंबाइन करेंगे, ये यहाँ से आपका हिपेटिक डक्ट और यहाँ से आपका सिस्टिक डक्ट यहाँ पे कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन करने के बाद यहाँ पे कॉमन जो आपका यहाँ पे पाइपलाइन बना है यहाँ पे, राइट, दैट इज समथिंग विल बी कॉल्ड एज माय कॉमन बाइल डक्ट। द सिंगल चैनल विच इज बीन फॉर्म्ड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कॉमन बाइल डक्ट, राइट। तो कंटेंट आपका लिवर से भी अगर कुछ कंटेंट आ रहा है, ब्लैडर से आपका आ रहा है योर बाइल जूस, ये सारा एक साथ ट्रेवल करते करते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप इतना आपका जो क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. राइट। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, मैं आपको ये पिक्चर मतलब ये स्लाइड जब आप खोलेंगे, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्लाइड वंस बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड जस्ट सी दैट पर्टिकुलर पाथवे। पाथवे खत्म नहीं हुआ है, पाथवे अभी खत्म होगा अगले क्लास के अंदर विच इज गोइंग टू बी टुमारो, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इतना तो देख लो, राइट, इतना देख लो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग व्हिच यू हैव डन बाय फार, ठीक है। Yes, sir. So before I wrap up, if you have any question, please go ahead and ask your questions. अगर आपके पास कोई question है, then please go ahead and ask your questions, and yeah, so that things are clear to you. ठीक है. Someone just said good evening. अच्छा, so चाइम, चाइम क्या होता है बेटा? इट्स अ पार्शली, देखो आपका स्टमक में एक बार खाना आ गया ना, खाना आने के बाद इट इज बीन लाइक उसके ऊपर आपके एंजाइम्स काम करेंगे एंड दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग दैट फूड पार्टिकल, राइट। सो दैट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पूरे तरीके से वो डाइजेस्ट हुआ नहीं है, इट इज बीन पार्शियली डाइजेस्टेड, सो दैट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय चाइम, राइट। तो ये टर्म आपको मिलेगा स्टमक के अंदर ही, राइट। सो दैट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय चाइम, ठीक है। तमन्ना, आई होप इट्स क्लियर टू यू, Yes, sir. right? Thank you, sir. All right, people. So चलो let's wrap this up. We'll catch you again tomorrow, same time. And इतना पढ़ के आना तो आगे का चीजें समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। चलो then, चलो bye Yes. everyone, bye, good night, have fun. We'll catch you again Sir. tomorrow. Good night, bye, sir. Yes, sir. Bye. Bye, sir. All right. Bye, bye, bye. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Bye, Ketki.